Hello everyone, very warm welcome to ITLS Academy. We are going to learn nucleic acid structure and properties. ये जो हमारा लेक्चर है ये हम लोग CSIR NET JRF की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल प्रोसेसेस का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जो फंडामेंटल प्रोसेस हमारा स्टार्ट जहाँ से होता है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. इसमें हम न्यूक्लिक एसिड की डिटेल्ड स्टडी करेंगे विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि हम एक ओवरव्यू देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का. पूरा डिस्कशन, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो होगा वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे बना होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे वो फंक्शन करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी. सबसे पहले देखेंगे कि कैसे डिस्कवर हुआ हमारा न्यूक्लिक एसिड. अ न्यूक्लिक एसिड इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. जो न्यूक्लिक एसिड है हमारा, ये एक बहुत ही लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है जो कि इसके मोनोमर्स होते हैं. जैसे हम जानते हैं कि कोई भी जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ में मिलकर किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर जो पॉलीमर का एक यूनिट होता है, जो सारी यूनिट्स ज्वाइन हैं, लेकिन जो इसका एक यूनिट है इसको हम मोनोमर कहते हैं. So, in case of nucleic acid, monomer is nucleotide. जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. न्यूक्लिक एसिड was discovered in 1868 when 24-year-old Swiss physician Friedrich Micher isolated a new compound from the nuclei of white blood cells. न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी 1868 में हुई बाय फ्रीडरिक माइकर और उन्होंने इसको वाइट ब्लड सेल्स, मतलब कि हमारी जो WBCs होती हैं, उनसे आइसोलेट किया था. उन्होंने जब आइसोलेट किया इस कंपाउंड का, उन्होंने इसका कोई भी उनको जानकारी नहीं थी कि ये क्या चीज़ है, क्या नाम है, क्या फंक्शन है इसका, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. तो उन्होंने इस कंपाउंड को आइसोलेट किया एंड देन माइकर कॉल्ड दिस न्यूक्लिन. उन्होंने इस अननोन कंपाउंड को न्यूक्लिन का नाम दिया. एज वी नो, कोई भी चीज़ की डिस्कवरी होती है उसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन के बेस पे हम उनका नाम देते हैं. जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको न्यूक्लिन का नाम दिया एंड लेटर in 1889 his student Richard Altman coined this molecule as nucleic acid. 1989 में उस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड का नाम उनके स्टूडेंट के द्वारा दे दिया गया. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. Nucleic acid includes structures of DNA and RNA. जो न्यूक्लिक एसिड है हमारा, बेसिकली हम किसे बोलते हैं, जो हमारा DNA और RNA की हम स्टडी करते हैं वो DNA RNA को ही हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. DNA मतलब कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड. The term nucleic acid is the overall name for DNA and RNA. जैसे कि हमने देखा जो न्यूक्लिक एसिड है वो DNA और RNA का ही ओवरऑल नेम है. जैसे हम DNA और RNA को अलग अलग जब करेंगे तो उसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, लेकिन ये दोनों पार्ट हैं न्यूक्लिक एसिड के लिए, इसीलिए इनको एक ओवरऑल नेम दिया जाता है जिसको कि हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. अब न्यूक्लिक एसिड जब डिवाइड होता है तो वो DNA एंड RNA में डिवाइड हो जाता है.
The function of nucleic acids have to do with the storage and expression of genetic information. इस लाइन में जो न्यूक्लिक एसिड का मेन फंक्शन है, जो प्रॉपर फंक्शन, जो प्रोसेस हम रेप्लिकेशन से लेके ट्रांसलेशन तक पढ़ते हैं, जीन के एक्सप्रेशन तक, इस एक पर्टिकुलर लाइन में हमको वो सारा दिखा दिया गया है। इसके फंक्शन में स्टोरेज होता है और एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। तो स्टोरेज होता है डीएनए के फॉर्म में। डीएनए जो हमारा होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखता है एंड रेप्लिकेशन की प्रोसेस के द्वारा वो एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में उसको पास करता है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं डीएनए को इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए, ना कि आरएनए को। इसका भी हम डिटेल पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम प्रेफर करते हैं डीएनए जो हमारा है उसको, क्यों हमारी स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है और क्यों होती है, कैसे वर्क करता है और क्यों हमने उसको प्रेफर किया है, इस चीज़ की भी हम स्टडी करेंगे। एंड एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारे डीएनए में, उस डीएनए को रेप्लिकेशन के थ्रू आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है और आरएनए से जब वो प्रोटीन बनता है तो वो फंक्शनल फॉर्म में आ जाता है। जब वो डीएनए में स्टोर होगा तो वो एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन उसको वर्क करने के लिए एक्सप्रेस होना होगा। वो जो एक्सप्रेशन होता है वो आरएनए के थ्रू होता है और एक्सप्रेशन के बाद में जो भी प्रोटीन बनता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। The nucleic acids, DNA and RNA may be thought of as the information molecules of the cell. जो डीएनए आरएनए हैं ये हमारे मेन इंफॉर्मेशन मोलिक्यूल्स होते हैं। आप कोई भी टेक्निक का यूज़ करते हैं, जब किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए आप डीएनए का कोई पार्ट लें और उसको आइडेंटिफाई करके किसी भी टेक्निक के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये पार्ट आगे चलकर क्या बनाने वाला है, कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं कॉज करेगा। आप सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इनको हम इंफॉर्मेशन मोलिक्यूल ऑफ द सेल बोलते हैं। The nucleotides combine with each other to form a polynucleotide DNA और RNA। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक एक कंबाइन होके ये एक पॉलीसोम का फॉर्मेशन करते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब डिपेंड करता है, अगर ये इंफॉर्मेशन डबल हेलिकल में अगर स्टोर हुई है तो हम इसे डीएनए बोलेंगे, और अगर यही इंफॉर्मेशन सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये हमारा आरएनए होगा। ये जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे इसमें ज्वाइंट होकर न्यूक्लियोटाइड्स एक फॉर्मेशन करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, लेट्स स्टडी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। Primary structure consists of a linear sequence of nucleotides. Linear sequence in the sense जो भी न्यूक्लियोटाइड हमारा होगा वो लीनियर होगा, उसमें कोई भी ब्रांचिंग पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा। That are linked together by phosphodiester bond. जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक दूसरे से बाइंडिंग के लिए वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की। इट इज़ दिस लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट मेक अप द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, यही लीनियर सीक्वेंस जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, यही मिलकर डीएनए और आरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जैसे कि हमने बात किया ये मोनोमर यूनिट है,
सिंगल यूनिट जो कि फॉर्म करती है न्यूक्लिक एसिड को, ज्वाइंट होके बहुत सारे, जब न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ में लीनियर फॉर्मेशन में ज्वाइंट होते हैं तब फॉर्मेशन करते हैं वो न्यूक्लिक एसिड का। अब जो ये सिंगल यूनिट है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बनी हुई होती है। नाइट्रोजिनस बेसेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये जो 3 कंपाउंड हैं, कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड के, और यही स्ट्रक्चर्स जुड़कर एक दूसरे से न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। नाइट्रोजिनस बेसेस आर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। जो एडेनिन एंड ग्वानिन हैं ये हमारे आते हैं प्यूरिन में। एडेनिन, ग्वानिन, दीज आर डबल रिंग कंपाउंड्स। जो हमारे प्यूरिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें 2 रिंग्स ज्वाइंट होके एक फॉर्मेशन करती हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारा जो प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर होता है, ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अ प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्ड इमीडाजोल रिंग। जो 5 मेंबर्ड रिंग इसका होता है उसको हम बोलते हैं इमीडाजोल रिंग, और ज्वाइंट होता है एक 6 मेंबर रिंग से। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ये तो तीनों हमारे आते हैं pyrimidines में। These are single ringed compounds। इनमें सिंगल रिंग होती है with नाइट्रोजन in the position 1 and 3। 5 carbon sugar which is called deoxyribose found in DNA and ribose that is found in RNA। जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस, और जो मेन हमने जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं डीएनए एंड आरएनए, जो हमने उन्हें नाम दिया है वो इसी शुगर के नेम के बेस पे ही उनका नेम दिया गया है। डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये बनता है डीऑक्सीराइबोस शुगर से, और आरएनए दैट इज राइबोस शुगर। 1 और मोर फॉस्फेट ग्रुप, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमने देखा है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स एक न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नाइट्रोजनस बेसेस। द नाइट्रोजनस बेसेस important components of the nucleotides। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोटाइड का, वो बनाते हैं। एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप इनको देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक means they have at least 1 carbon atom। organic molecules होते हैं and are so named because they contain carbon and nitrogen। नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजन नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा, तो इनमें कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों का ही प्रेजेंस देखा जाता है। They are bases because they contain an amino group। जो इनकी बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो that has the potential of binding an extra hydrogen and thus decreases the hydrogen ion concentration in its environment, making it more basic। कहने का मतलब ये है जो इनमें एमिनो ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन से बाइंड कर लेता है। जब हाइड्रोजन से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी तो जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे हाइड्रोजन का कमी हो जाएगी। एज वी नो
जो pH होता है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। अभी जब एमिनो ग्रुप ने बाइंडिंग कर लिया, उसने हाइड्रोजन का बाइंडिंग होने के बाद में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम कर दिया। अगर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो एज पर दिस रूल यहाँ पर हाइड्रोजन अगर डिक्रीज हो रहा है तो pH ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। हम जानते हैं कि अगर pH इंक्रीज होगा तो वो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। तो यही रीज़न होता है कि जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं हम उन्हें बेस क्यों बोलते हैं। उनकी बेसिसिटी का जो रीज़न है वो यही है कि वो हाइड्रोजन से बाइंड करके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं और इसीलिए वो बेसिक बना देते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को। नेक्स्ट इज ईच न्यूक्लियोटाइड इन DNA contains one of 4 possible nitrogenous bases, that is adenine, guanine, cytosine and thymine। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, जो एडेनिन एंड ग्वानिन है वो हमारे आते हैं प्योरिन्स में एंड साइटोसिन एंड थाइमिन हमारे प्रेजेंट होते हैं पिरिमिडिन्स से। जो थाइमिन है ये रिप्लेस्ड हो जाता है यूरेसिल से इन द केस ऑफ RNA। RNA में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, इसकी जगह पे आपको यूरेसिल प्रेजेंट मिलेगा RNA के स्ट्रक्चर में। Adenine and guanine are classified as purines. The primary structure of a purine is 2 carbon nitrogen rings। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है एडेनिन और ग्वानिन का, मतलब जो प्योरिन्स होते हैं, हमने जैसा कि डिस्कस किया कि ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वही आपको यहाँ पे शो किया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्यूरिन इज 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स। Cytosine, thymine and uracil are classified as pyrimidines which have a single carbon nitrogen ring as their primary structure। जो pyrimidines का स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है और pyrimidines में cytosine, thymine and uracils मेनली प्रेजेंट होते हैं। Each of these basic carbon nitrogen rings has different functional groups attached to it। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, हमने कह दिया कि हाँ जो हमारा प्योरीन है वो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है एंड जो पिरिमिडीन है वो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन अब प्योरीन में भी तो 2 आ रहे हैं, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इसके लिए जो होता है उस पर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। अगर एडेनिन है तो उस पर कुछ और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ग्वानिन है तो उस पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो स्पेसिफिसिटी मिलती है वो रीजन होता है फंक्शनल ग्रुप। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शॉर्टहैंड द नाइट्रोजनस बेसिस आर सिंपली नोन बाय देयर सिंबल्स, दैट इज A, T, G, C एंड U। नाइट्रोजनस बेसिस को सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है A, T, G, C एंड U से। बहुत ही सिंपल है, इसको मेमोराइज करना बहुत ही इजी आसान है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे जो सिंगल लेटर इनका नेम जो आता है सिंगल लेटर, वो नेम का फर्स्ट जो वर्ड होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा नेम का, वही उनका शॉर्ट नेम होगा। जैसे कि एडेनिन का A, ग्वानिन का G, साइटोसिन का C, थाइमिन का T एंड यूरेसिल का U। DNA contains ATGC whereas RNA contains AUGC। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि RNA में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, थाइमिन की जगह पे RNA में यूरेसिल की प्रेजेंस देखी जाती है। ओके, लेट्स कम टू द शुगर। The pentose sugar in DNA is deoxyribose and in RNA the sugar is ribose। इन्हीं शुगर के बेस पे हम DNA और RNA का नेम भी देते हैं। The difference between the sugar is the presence of the hydroxyl group on the second carbon of the ribose
and hydrogen on the second carbon of deoxyribose। जो डीएनए की स्टेबिलिटी का रीज़न होता है वो रीज़न आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। देखिए कैसे, जो राइबोज शुगर होती है, राइबोज के सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप का प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस होती है, जबकि जो डीएनए है, जो डीऑक्सीराइबोज है, उसमें सेकेंड कार्बन पे आपको हाइड्रोजन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। जैसे हम जानते हैं जो OH ग्रुप है ये बहुत ही जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है, बहुत ही जल्दी ये किसी से भी बॉन्डिंग बना लेता है। तो अगर ये किसी से भी बॉन्डिंग बना लेगा तो ये इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करेगा, और स्टेबिलिटी का डिक्रीज़ मतलब कि इंफॉर्मेशंस का प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं हो पाएगा, इंफॉर्मेशंस में कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोज में, ये किसी से बाइंडिंग नहीं करता बिकॉज इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप नहीं है, तो ये डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और डीएनए की स्टेबिलिटी मीन्स कि हम अच्छे से उसमें अपने इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रख सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को अगली जनरेशन में पास कर सकते हैं इजीली। The carbon atoms of the sugar molecules are numbered as 1 prime, 2 prime, 3 prime and 4 prime. 1 prime, this is the symbol written over the number is known as prime. जो नाम देते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को, उनको हम 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम एंड सो ऑन, इसको नाम दिया जाता है। The phosphate residue is attached to the hydroxyl group of the 5 prime carbon of one sugar and the hydroxyl group of the 3 prime carbon of the sugar of the next nucleotide। कोई भी हमने शुगर बनाया, जैसे कि हम जानते हैं कि ये पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट रेजिड्यू जो होता है एक के 5 प्राइम कार्बन से इसका 5 प्राइम कार्बन लिया और इसका 3 प्राइम कार्बन, जो ये बॉन्डिंग होती है, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम की बाइंडिंग होती है और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। इसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी बोलते हैं। The phosphodiester linkage is not formed by simple dehydration reaction like other linkage connecting monomers in macromolecules। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए डिहाइड्रेशन की प्रोसेस यूज़ नहीं होती, जैसे कि बहुत सी अदर बॉन्डिंग्स के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो डिहाइड्रेशन के थ्रू बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इन द केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इन द केस ऑफ बाइंडिंग ऑफ शुगर, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ लिंकेज associated with the dehydration reaction. Its formation involves the removal of 2 phosphate groups। 2 phosphate ग्रुप्स के रिमूवल के थ्रू इस बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। A polynucleotide may have thousands of such phosphodiester linkages। जैसे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइंट होते हैं, तो इसमें बहुत सारे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हैव थाउजेंड्स ऑफ सच फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। यहाँ पे शुगर का स्ट्रक्चर शो किया गया है, आप देख सकते हैं। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी नंबरिंग जो है 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, इस तरीके से इनकी नंबरिंग की गई है। सबसे पहले देखते हैं राइबोज। बीइंग पेंटोज, इट हैज़ 5 कार्बन एटम्स नंबर्ड 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम एंड सो ऑन। 4 of the carbon atoms are joined by an oxygen atom to form a 5-shelled ring। जो कार्बन होते हैं इसके, ये ऑक्सीजन से ज्वाइंट होते हैं
और एक 5 साइडेड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। 5 प्राइम कार्बन प्रोजेक्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द रिंग। जो इसका 5वां कार्बन होता है, जो 5 प्राइम कार्बन होता है, ये रिंग से बाहर की तरफ से सिचुएटेड होता है। ये हम बात कर रहे हैं राइबोज शुगर की। देयर आर 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन पोजीशन 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। देख सकते हैं आप 1 प्राइम पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 प्राइम, 3 प्राइम और 5 प्राइम, हर जगह पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। जो मेन स्टेबिलिटी होती है, आप देख सकते हैं डिफरेंस डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज में। यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इसको कम स्टेबल बनाता है, जबकि इन द केस ऑफ डीऑक्सीराइबोज हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंड पोजीशन पे, जो कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट इज अवर डीऑक्सीराइबोज। It is derivative of the beta D ribose in which hydroxyl group at second position is replaced by hydrogen। जैसा हमने अभी भी डिस्कस किया ना कि जो हमारा OH ग्रुप है वो जो डीऑक्सीराइबोज है उसमें हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है। बायोकेमिकली दिस इज डन बाय द एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। आप याद रख सकते हैं इस एंजाइम का नाम, जिसका नाम है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ये रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन से। ये एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज रिस्पॉन्सिबल होता है इस जो रिप्लेसमेंट है इसके लिए। ओके, अभी देखते हैं हम जो बात कर रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की, तो कितना स्टेबल होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कैसे होता है और कैसे फंक्शन करता है, देखते हैं हम इसको। A phosphodiester bond occurs when exactly 2 of the hydroxyl groups in phosphoric acid react with hydroxyl group on other molecule to form 2 ester bonds। होता क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी पर्टिकुलर फॉस्फोरिक एसिड में, जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे, जो किसी जैसे एक ये मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल है। अब इसका जो फॉस्फोरिक एसिड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो रिएक्ट करेगा इससे फॉर्मेशन करने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए। Phosphodiester bonds are central to all life on Earth as they make up the backbone of the strands of nucleic acid। जो भी लाइफ फॉर्म्स हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाइफ्स हैं, जितनी भी लाइफ हैं, उनमें जो हमारा मेन है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को जो स्टोर कर रहा है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, या तो डीएनए या तो आरएनए। और इन द केस ऑफ ह्यूमंस, जैसे कि हम लोगों में डीएनए एंड आरएनए बोथ प्रेजेंट होता है, बहुत सारी स्पीसीज में दोनों एक साथ में होते हैं। वाइल इन द केस ऑफ वायरस या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बहुत ही रेयर केसेस में दोनों एक साथ में दिखते हैं। बाकी जितनी भी लाइफ्स हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट है ही है, तो अगर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है मतलब कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि दिस इज द बैकबोन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। In DNA and RNA, the phosphodiester bond is the linkage between the 3' carbon atom of one sugar molecule and the 5' carbon of the another। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, एक शुगर का 3' और दूसरे शुगर का 5', ये दोनों मिलकर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। Deoxyribose in DNA and ribose in RNA।
आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि क्या है न्यूक्लिक एसिड, कैसे डिवीज़न हुआ है न्यूक्लिक एसिड का। और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का भी स्ट्रक्चर शो किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। इसमें क्या है, आप देखिए एक ये शुगर मॉलिक्यूल है। शुगर कौन सी हो सकती है, या डीऑक्सीराइबोज या राइबोज, कोई भी शुगर हो सकती है। अभी शुगर से अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस ये हो सकते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। 5 जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं उसमें से कुछ भी हो सकता है अटैच्ड। और ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया न्यूक्लियोटाइड का, ये मेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, आपको दिखाया गया यहाँ पे। एक शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड है नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप से। यही 3 मेन कंपोनेंट हैं जो कि हमने स्टडी किए हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यही न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर एक दूसरे से ज्वाइन हो के पूरा हमारा जो डीएनए है या आरएनए है, कह सकते हैं हम कि पॉलीन्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे यही दिखाया गया है। जो शुगर मॉलिक्यूल है हमारा पेंटोज शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ऐड है कोई भी, और फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे उनका केमिकल फॉर्मूला लिख के रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं और कैसा होता है इनका अरेंजमेंट। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जो पार्ट है हमारा, इसमें इस पार्ट में देख सकते हैं हम कि कैसे कैसे डिवाइड हुआ है न्यूक्लिक एसिड और कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेट्स सी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मिलके बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है हमारा, ये भी कैसे बना होता है, हमने देखा कि उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये 3 कंपोनेंट को भी हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं, एक पार्ट होता है न्यूक्लियोसाइड्स एंड एक होता है फॉस्फोरिक एसिड। जो न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, इसमें अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को अगर अलग कर देते हैं तो जो हमारा बचा हुआ ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स का। मतलब कि वी कैन से दैट न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट इज द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है उसमें से अगर हम फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल कर दें तो जो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम न्यूक्लियोसाइड कह सकते हैं। अभी देखते हैं जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें क्या क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड फर्दर डिवाइड हुआ है नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर में। यहाँ पे हमने देखा जो ये 2 पार्ट हमारे बचे हुए थे न्यूक्लियोसाइड में। जो नाइट्रोजनस बेस है ये फर्दर डिवाइड हुआ प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में। प्यूरिन्स के हमने पार्ट देखे एडेनिन एंड गुआनिन, एंड जो पिरिमिडीन्स है उनके हमने 3 पार्ट्स देखे, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। यूरेसिल ओनली इन द केस ऑफ आरएनए। जो शुगर है वो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज होगा, डिपेंड करेगा कि हम किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आइदर इट इज़ डीएनए और आरएनए। ये आपका पूरा समरी है जो हमने अभी तक स्टडी किया है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। एक सिंगल स्लाइड में पूरा डिफरेंशिएट करके बताया गया है आपको कैसे डिवीज़न होता है और कैसे ये डिवाइड होता है। इस स्लाइड को लास्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप चीज़ों को जानेंगे तो उसके बाद में आपके लिए आसान होगा चीज़ों को मेमोराइज़ करना। इसलिए आप देख सकते हैं इस स्लाइड से आप बहुत इजीली न्यूक्लिक एसिड का डिवीज़न, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ सकते हैं। Here comes the structures of nucleic acids. सबसे पहले हम देखेंगे प्यूरिन्स। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये हमारे प्यूरिन के स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे हाइड हो गया है, मैं दिखा देती हूँ आपको। प्यूरिन्स में हमने पढ़ा था एडेनिन एंड गुआनिन को। आप देख सकते हैं प्यूरिन के डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स को। इनमें एक बेंजीन रिंग होगा और एक 5 कार्बन रिंग प्रेजेंट होगा।
दो रिंग एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा पिरिमिडीन बेसिस का। पिरिमिडीन्स में सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको शो किया गया है स्ट्रक्चर यूरेसिल का, थायमिन का एंड साइटोसिन का। सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखा दिए गए हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में। द प्यूरिन एंड पिरिमिडीन बेसिस आर हाइड्रोफोबिक। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे न्यूक्लिक जो नाइट्रोजनस बेसिस के, ये स्ट्रक्चर्स हाइड्रोफोबिक होते हैं एंड रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, डिजॉल्व नहीं होते वाटर में। जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, वाटर फोबिया। फोबिया मतलब किसी चीज़ से डर। ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। At acidic or alkaline pH, the bases become charged and their solubility in water increases. जो ये बेसिस वर्क करते हैं, इनका जो नेचुरल स्टेट होता है वो न्यूट्रल पीएच पे वर्क करते हैं सेल में। लेकिन अगर किसी भी वजह से इनको चार्ज दे दिया जाए, इनको चार्ज कर देंगे अगर, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो इंक्रीज हो जाएगी। जो हमने अभी तक स्टडी किया उसकी समरी हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखेंगे। एडेनिन एंड ग्वानिन आर कैटेगराइज्ड एज प्यूरिन्स and cytosine, thymine and uracil are collectively called pyrimidines. All nucleic acids contain the bases adenine, cytosine, guanine, thymine. However, is found only in DNA while U is found in RNA only. The pentose sugar in DNA, that is 2' deoxyribose. 2' रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ जो ग्रुप हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ये उसकी पोजीशन को इंडिकेट करता हुआ यहाँ पे 2'। डीएनए का नाम 2' डीऑक्सीराइबोज डिफर्स फ्रॉम द शुगर इन आरएनए दैट इज राइबोज बाय द absence ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द 2' कार्बन ऑफ द शुगर रिंग। जो पेंटेज शुगर होता है डीएनए का वो डिफर करता है आरएनए के शुगर से बाय द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन ग्रुप एट द सेकेंड पोजीशन। विदाउट एन अटैच्ड फॉस्फेट ग्रुप द शुगर अटैच्ड इज वन ऑफ द बेसेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि अगर जो शुगर है और नाइट्रोजनस बेसिस एक साथ में प्रेजेंट होंगे तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और अगर उसमें फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है आकर तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है हम उसको प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। द फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट्स successive sugar residue by bringing the 5' hydroxyl group at one sugar to the 3' hydroxyl group of the next sugar in the chain. इस स्लाइड में आपको प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का और उनकी जो बाइंडिंग होती है वो शो की गई है। यहाँ पे एक डीएनए को बेस लिया गया है, देख सकते हैं इसका जो डबल स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस को रिप्रेजेंट किया गया है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यहाँ पे यूरेसिल को प्रेजेंट नहीं किया गया है क्योंकि हम देख रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। ये हमारा जो हमने स्ट्रक्चर देखा न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस्ड शुगर एंड फॉस्फेट के साथ में, अब हम इसकी यहाँ पे बाइंडिंग पैटर्न शो किया गया है। देखते हैं कैसे होती है इसकी बाइंडिंग। देखिए यहाँ पे थाइमिन और एडेनिन जो ज्वाइंट हो रहे हैं तो यहाँ पे दो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 1 एंड 2। ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्वाइन होके बनाते हैं, एडेनिन और थाइमिन को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। इन द केस ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन दीज आर ज्वाइंड बाय 3 बॉन्ड्स
3 hydrogen bonds are present between the guanine and cytosine. These hydrogen bonds are 1, 2 and 3. हमने स्टडी किया है कि डीएनए की स्टेबिलिटी को कैसे, कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड हमें दिया गया है, अगर हमें कोई भी ए टी जी सी कोई भी सीक्वेंस अगर दे दिया जाता है, तो अगर हमें देखना है कि कौन सा सीक्वेंस स्टेबल होगा, तो हम ये भी डिसाइड करेंगे। ये पर्टिकुलर जो हमको हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नंबर दिया गया है, इससे हम बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मोस्टली हम जानते हैं कि अगर जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा तो जो स्टेबिलिटी है हमारी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि जो जीसी कंटेंट होता है, जीसी कंटेंट मतलब कि गुआनिन एंड साइटोसिन की प्रेजेंस ज़्यादा होना। जीसी के बीच में हम जैसे जानते हैं कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये भी जानते हैं हम कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन द केस ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन, अगर 3 जो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे प्रेजेंट हैं, तो हमें इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी इन द कंपैरिजन विद थायमिन एंड एडेनिन। एडेनिन थायमिन के बीच में 2 ही बॉन्ड हैं, तो उनको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। और जबकि 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं हमारे गुआनिन एंड साइटोसिन के केस में, तो ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। स्टेबिलिटी इंक्रीज मतलब उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में या कोई भी न्यूक्लिक एसिड में अगर जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा, और वी कैन से दैट इफ़ देयर इज़ मोर जी एंड सी, मोर गुआनिन एंड साइटोसिन इज प्रेजेंट in any nucleotide or any polynucleotide, then it will be more stable than less GC content or than the adenine and thymine. जो डीएनए की स्टेबिलिटी और किसी भी न्यूक्लियोटाइड की स्टेबिलिटी होती है, वो इसी पर्टिकुलर फिनोमिना के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं। और देखा भी जाता है जैसे जितने बॉन्ड होंगे ये उसके मेल्टिंग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। जीसी कंटेंट अगर ज़्यादा होगा, डीएनए इजीली मेल्ट नहीं होगा मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब वो मेल्ट नहीं हो सकता। और अगर मेल्ट नहीं हो सकता तो वो इजीली डिनेचर नहीं होगा। डिनेचर मतलब कि वो स्ट्रैंड अलग अलग नहीं होंगे, और अगर स्ट्रैंड हम अलग नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो इजीली डिग्रेड और डिनेचर नहीं किया जा सकता। वाइल इन द केस ऑफ एडेनिन एंड थायमिन डबल बॉन्ड है, इजीली ब्रेकेबल है, तो अगर AT कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ये जो लेक्चर था हमारा, इस लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू देखा न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के बारे में जाना, और हमने यहाँ पे सुगर्स जो प्रेजेंट होती हैं डीएनए आरएनए में, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था हमने ये भी देखा। भी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ये फंडामेंटल प्रोसेस का पूरी यूनिट का स्टडी है। इसमें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट किया है और आगे जाते हुए हम इसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डीएनए रिपेयर का जो ब्रेक, रिपेयर, म्यूटेशन केसेस, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पूरा जो सीरीज़ है इस यूनिट का, इसको CSIR नेट GRF की कैटेगरी में डील करेंगे। ये जो लेक्चर्स हैं ये CSIR नेट के लिए, लाइफ साइंसेस के लिए एंड गेट, एक्सेल, DBT, JRF, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक ही सीरीज़ से आप स्टडी कर सकते हैं। चारों एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। So thank you very much guys for watching this session. We will continue with our next lecture on DNA and RNA structures, their functions and their stability and the things we will study। उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है DNA और RNA की, वो हम प्रॉपर बेसिस पे अपने अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।